साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ममता कालिया जी की कहानी काली साड़ी लेकर आई हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। वह एक खूबसूरत साड़ी थी, काली शिफॉन की। उस पर लाल और पीले रंग से कशीदेकारी की गई थी। नमूना कुछ ऐसा कि दूर से देखो तो चांद और पास से देखो तो अधकटा सेब लगता था। जीनी इतनी के पहनने पर ना पहनने का एहसास दे। शोकेस में सजी साड़ियों पर नूर तो अपने आप आ जाता है, पर काली साड़ियाँ कल्पना को बहुत पसंद है। उसे अक्सर ऐसे ही रंग होते हैं, काला, कॉफ़ी और नेवी ब्लू। कल्पना का अपना रंग भी कुछ ऐसा ही है, सुबह की ताज़ी हवा में कासे सा चमकीला, लेकिन दोपहर में कॉपियों का बंडल उठाकर स्कूल से वापस आते आते एकदम भूरा। कल्पना के ऊपर हल्के खुशनुमा रंग फपते हैं, नीला, पीला, गुलाबी। रंग से अधिक रंग का अभाव, पर ऐसे रंग वह कम खरीदती है। इन्हें संभाल सकने लायक फुर्सत नहीं होती। ज़्यादातर वह गहरे रंगों की नायलॉन खरीदती है, जिन पर ना स्त्री की मेहनत ना कलफ का खर्च। बस धोई और पहनी, पहनी और धोई। गर्मियों में नायलॉन बदन में ऐसे दहकती है जैसे जलते अंगारे। कंधे पर लपेटने से देह पर पूरी सील बंद हो जाती है। पर उस जैसी कामकाजी औरत के लिए नायलॉन एक नियामत है। एक बार खरीदी और जिंदगी भर के लिए फारिग। सच पूछो तो नया कपड़ा खरीदा कब जाता है, एक हादसे की तरह, जब ज़रूरत टाली नहीं जा सकती तभी। पहले शादी ब्याह में कपड़े बन जाते थे, ना सही महंगा, सस्ते बन जाते थे। पर अब वर्षों से शादियों में जाना छोड़ दिया है। महज मनी ऑर्डर से काम निकल जाता है। रहे होली और दिवाली तो बच्चों के कपड़े पटरी बाजार से खरीदकर रस्म अदायगी की जाती है। चलते चलते कल्पना को हंसी आ गई। घर ऐसे कपड़ों से भरा है जो ना फेंके जाते हैं ना खुशी से पहने। ट्रंक में पड़े गर्म कपड़ों में गर्मी नहीं है, ना ठंडे कपड़ों में ठंडक है। हर कपड़े का इतिहास पुराना है। कोई स्वेटर 5 वर्ष सास ने पहनकर उदारतापूर्वक भेंट कर दिया। कोई साड़ी भाभी ने पहनते पहनते आजीज आकर दे डाली। संजू की बूशर्ट रंजू को मिल गई, पुनीत की पैंट विनीत को। कुछ देर को बच्चे भी बहल गए। आहा, यह तो एकदम नया कपड़ा लगता है। कुछ देर को वह भी खुश हो गई। वाह भाभी, आपसे सीखे संभालना कोई। 10 साल पुरानी साड़ी ऐसी लगती है जैसे कल खरीदी हो। खानदान में उसकी शोहरत नायलॉन आंटी के नाम से कुछ ऐसी फैली है कि कई खानदानी साड़ियाँ उसे विरासत में मिल गई है। मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, रिक्शे का भाड़ा, दूध के दाम देते देते वेतन का लिफाफा कब राम राम सत्य बोल पड़ता है और कल्पना चुपचाप अपना ध्यान आध्यात्मिक संतोष में लगाने का प्रयत्न करती है। विनोद रोजमर्रा की गाड़ी हाँकता, जिसकी राह में छोटे छोटे गड्ढे पड़ते रहते। राशन, गैस, किताबें और कभी कभी भारी खड्डे, मेहमान, रिश्तेदारी, बीमारी। पर पसंद तो पसंद है। वह बाजार से गुजरती है, पैदल प्रतिदिन। आंख बंद करके तो चला नहीं जा सकता। रोजाना चीज़ें पसंद आती है, भूलती रहती है। अक्सर उसे ऐसी चीज़ें पसंद आ जाती है जिसकी या तो कोई उपयोगिता ना हो या संगति। कितनी अच्छी बात है, पर्स अक्सर खाली रहता है, अन्यथा घर अलबला से भर जाता। नहीं, यह गलत कह रही है। पर्स तो इस कदर भरा रहता है कि कई बार जिप तक ठीक से बंद नहीं हो पाती। पर उसमें रहती है 2 मटमैले रुमाल, सड़ियल सा एक पेन, जूड़े के कांटे, मीठी सुपारी की छोटी सी डिबिया, कॉलेज के लॉकर की चाबियाँ, साइंस की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें, डायरी और एक छोटी सी डिक्शनरी। चौक तक पहुँचते पहुँचते पर्स की दौलत में इजाफा हो जाता है। 2 मरियल से नींबू या पाव भर भिंडी उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन इस साड़ी पर से आंखें हटाए नहीं हट रही थी। वह देर तक नदीद नजरों से उसे देखती रही। फिर उसने अपना चीर परिचित लटका अपने असमर्थ लटकते पर्स से निकाला। चलो चलो, आगे बढ़ो। तुम्हें तो यह कतई सूट नहीं करेगी, कार्टून लगोगी। चिलचिलाती धूप में, स्कूल की धूल भरी इमारत में इस नफीस शिफॉन का क्या काम। जो ज़रा बच्चे ज़ोर से खींच लेंगे तो चीरती चली जाएगी। अपनी ज़िंदगी की रोज़ाना दौड़ भाग देखती है। 50 चक्कर ऊपर, 50 चक्कर नीचे, 5 चक्कर बाजार, 2 चक्कर स्कूल।
ऐसी बामशक्कत जिंदगी में तो बस लोहे की चप्पलें, टाट की धोतियाँ और गाढ़े का ब्लाउज चल सकता है। फिर मान लो किसी तरह हौसला करके वह साड़ी खरीद भी ले, तो काला ब्लाउज तो घिसकर स्लेट हो चुका है। वही हमेशा का रोना, जब तक साड़ी खरीदो बजट फेल, फिर ब्लाउज बनवाने वाला खुशनसीब महीना आता ही नहीं। आखिर इंतज़ार का दम टूट जाता है और चलो भाई, निकालो सफ़ेद ब्लाउज और पहन डालो कोई भी साड़ी, हरी नीली पीली, सादी या बॉर्डर लगी। कैसी हड़बड़ाहट में तैयार हुआ करती है। पाउडर लिपस्टिक की बात छोड़ो, सिंदूर डालने तक का नियम तो नहीं निभ पाता। घड़ी कभी लगाती है कभी नहीं, जूड़ा कभी बनाया, नहीं तो ऊपर ऊपर बालों में कंघी कर कर रबर बैंड लगा लेती है। कैसी दिली तमन्ना थी कि शादी के बाद हमेशा बनी ठनी घूमेगी, घंटों शीशे के सामने श्रृंगार किया करेगी। तब उसने कब सोचा था कि ये छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मृग तृष्णा बन जाएगी। काली साड़ी देखने के बाद उसे अपनी तमाम गोरी सहेलियां याद आई, जिन पर यह फब सकती थी। उफ, फिर ख्वाहिशें, कितनी ख्वाहिश होती है एक बार दिल खोलकर अपनी सब सहेलियों पर उपहार लुटाने की। उत्सव पर्व की प्रतीक्षा किए बगैर वह एक दिन उन्मुक्त खिलखिलाना चाहती है। अपनी सखियों के साथ चिलचिलाती धूप में वह स्कूल की बजाय पिक्चर जाना चाहती है। बेमतलब तू तड़ाके की गप्पे मारना चाहती है, जिसमें नाम के पीछे जी जी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। यह साड़ी उज्ज्वला पर कितनी खूबसूरत लगेगी, जैसे ताजमहल पर स्याह नकाब। उसने दुकान में जाकर दाम पूछे, काफ़ी हिमाकत भरे थे। उसने कई तरह से जोड़ तोड़ बिठाया। इसके आधे पैसे उसने एक गोल डिबिया में छिपाकर साड़ी के पीछे अलमारी में रखे हुए हैं। बाकी पैसों का इंतज़ाम विनोद कहीं ना कहीं से कर ही देगा। यह आमतौर पर कल्पना को अपनी डिबिया से पैसे निकालना पसंद नहीं, पर इस साड़ी पर दिल कुर्बान, डिबिया कुर्बान। ये पैसे उसने घर में ब्लैक मार्केटिंग कर करके जोड़े हैं। जैसे साबुन आया 11 रुपये 40 पैसे का, मसाले 9.80 और चाय पत्ती 6.25 की। उसने घर आकर हाथ झाड़कर विनोद के सामने बिसुर दिया, तुमने 30 रुपए दिए थे, एक पैसा नहीं बचा, बल्कि एक दुकान पर अठन्नी उधार करके आई हूँ। चलो हो गए 2.5 रुपए अंदर। फिर डिब्बे बोतल और रद्दी की बिक्री पर उसका शाश्वत अधिकार है। वह भी अंदर कभी कभार विनोद की जेब टटोलकर कुछ न कुछ झाड़ ही लेती है। ये सब पैसे वह उस प्लास्टिक की डिबिया में डाल लेती है। यह उसकी ऊपर की कमाई है। इस डिबिया पर वह जान छिड़कती है। उसे पता है कि उसकी कई सहेलियां साड़ी की परतों में नोट छिपाकर रखती है, पर रेजगारी तो परतों में दबाई नहीं जा सकती। साड़ी खींचते ही छन्न से गिरेगी, जगह साई अलग। वेतन मिलने पर बड़े हल्के नामालूम ढंग से वह इस रेजगारी के नोट बनाती है। यह काम शनिवार की दोपहर में किया जाता है, जब विनोद फैक्ट्री में होता है और बच्चे स्कूल में। कल्पना के स्कूल में शनिवार को आधे दिन की छुट्टी होती है। वह तमाम खुफिया काम बच्चों के आने के पहले निपटा लेती है और एक नए आत्मविश्वास से भर परिवार का सामना करती है। उसे लगता है इस डिबिया में उसकी आत्मा रखी है, उसकी संजीवनी शक्ति। उसे लगता है जब तक इस डिबिया में रुपए है, वह किसी से भी लोहा ले सकती है। लालच और कंजूसी पर विजय पा उसने तय कर लिया, वह घर जाकर पैसों का इंतजाम करेगी और आकर अपनी उज्ज्वला के लिए यह साड़ी खरीद लेगी। कौन सी बड़ी बात है। उसके नाना भी बड़े शाहदिल इंसान थे। उसके मामा पश्चिमी पंजाब में अपना सब कुछ लुटा आए थे। कभी सरकार से क्लेम में एक कौड़ी ना मांगी, अपने बूते पर व्यापार किया और बड़े आदमी बन गए। उसके भैया कितनों को खिलाकर खाते हैं। रात दिन कारखाने में घर घर मशीन चलती है। मित्रता के आगे पैसे क्या चीज़ है, तुच्छ तुच्छ। घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं हुई, जिसमें वह बेदाग बच गई। साबुन खत्म था, दूध वाला पैसे लेने आधमका था, बच्चों की इंग्लिश रीडर खो गई थी, तत्काल खरीदी गई। इस सब का सामना विनोद ने बड़ी दिलेरी से किया, बिना तैयारी या तेवर के। निसंदेह उसे प्रथम कोटि का पति मिला है। औसत पतियों की तरह खर्च करते समय ना वह झिझकता है ना झल्लाता है। परिवार के सामने अपनी ज़रूरतों को नगण्य समझता है।
उसके कितने ही दोस्त पान सिगरेट में भग भग नोट फूकते हैं, वह इनकी ओर ताकता भी नहीं। चटाक, मैरी के हाथ से शीशे का ग्लास टूट गया। कल्पना दनदनाती हुई रसोई में घुस गई। मालकिन पना साबित करने का बेहतरीन मौका था। विनोद छत पर बैठा उपन्यास पढ़ रहा था। ऐसे में मैरी को ज्यादा धमकाया नहीं जा सकता था। कल्पना ने पैसे के महत्व पर एक भाषण दे दिया। फिर उसने अपनी पिछली महानताओं का वर्णन किया। जब मैरी ने पूर्व वर्षों में शीशे के बर्तन तोड़े और कल्पना ने उसकी तनख्वाह में से पैसे नहीं काटे। इस पूरी बात के दौरान मैरी ने एक बार भी बमकी या बड़बड़ाई नहीं। वह मुंह लटकाए काम करती रही। इससे कल्पना को लगा उसके भाषण का मैरी पर सही असर हुआ है। रात जब वह बिस्तर पर लौटी तो उसके जहन में वह काली साड़ी फिर कौंध गई। साड़ी क्या, पूरा का पूरा शोकेस ही कौंध गया। अरे, यही तो वह साड़ी थी जिसे खरीदने का दृढ़ संकल्प कर वह घर आई थी। उसे उज्ज्वला का गोरापन और अपनी त्यागमयता भी याद आई। उज्ज्वला कुछ इस कदर सुंदर है कि उसके सामने अन्य सभी सुंदर चीजें व्यर्थ लगने लगती है, यहाँ तक कि पैसा भी। इच्छा होती है उस पर लुटा लुटा जाए। कल्पना उस पर कुछ इस कदर फिदा है कि कई बार उसे शक होता है कहीं भगवान ने उसके सीने में औरत की जगह मर्द का दिल तो नहीं फिट कर दिया। कल्पना को लगा यह उज्ज्वला के रूप का ही कमाल है कि उसका पति हमेशा इतना लुटा हुआ सा मालूम होता है। कल्पना को अपने हृदय की विशालता, मुट्ठी के खालीपन और फकीराना तबीयत पर सहज ही नाज हुआ। क्यों ना हो, वह अपनी दोस्त के लिए एक बेशकीमती साड़ी खरीदने जा रही थी। इतनी कीमती साड़ी तो आजकल शादी ब्याह में भी उपहार नहीं दी जाती। बस 11 रुपए का लिफाफा डाल दिया जाता है, रोनी सूरत बनाकर हाथों में थमा दिया जाता है। फिर डट कर दावत खाते हैं कि कहीं वसूली में कमी ना रह जाए। वह तो भागम भाग जाएगी, बैठने की उसे फुर्सत कहाँ है। पैकेट उज्ज्वला को थमाकर अनुरोध करेगी, अभी ना खोलना प्लीज़, मेरे जाने के बाद, छोटी सी चीज़ है। चलते चलते नज़र पड़ गई, उठा ली। उसके अपने पास ऐसी साड़ी हो ना हो उसे परवाह नहीं। त्याग में ही सुख है। उसने एक नहीं अनेक बार त्याग किए हैं। कोई सन्यासी भी इतना त्याग नहीं करेगा। बचपन से हमेशा उतरन पहनी है और जूठन खाई है। उतरन और जूठन तो अपने परिवार की ही थी, पर उसमें क्या, कितनी लड़कियां उतनी समाई रहती है। बड़ी होने पर गांधी जी का आदर्श अपनाया, सादा जीवन उच्च विचार, और अब नेहरू जी के आदर्श पर जिंदगी जी रही है। आराम हराम है। कई बार उसे लगता है सिद्धांत सब उसके हिस्से पड़े हैं, सुख किसी और के। देखा जाए तो क्या सुख पाया। मर गिर कर एलटी की टीचर बन गई, शादी की फटीचर बन गई, घर के साथ सामान खस्ता हाल। जितने पुराने लोगों के घर अचार मुरब्बे होते हैं, उतने पुराने कल्पना के घर के पर्दे, गद्दे के खौल, तौलिए, फ्रेम उखड़ा आईना, बिना हैंडल की बाल्टी, टूटे डिब्बे। किस किस पर नाज करे, किसको संजोए। कल्पना को ख्याल आया, उसकी बहन जब जब साल 2 साल में मैके आती तो एक ना एक नया सोने का गहना उसके गले या कलाई में चमकता रहता। उसके बच्चे एक से एक फैशनदार कपड़े पहनते। बहन बमुश्किल 4 दिन मायके में रहती। वह आते ही अपनी वापसी का फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन करा लेती और 10-20 रुपए छोटे भाई बहनों पर खर्च कर डालती। एक कल्पना है कि छुट्टियां शुरू होते ही हर साल अपने बच्चों को लेकर माँ के घर पहुंच जाती, फिर वहीं पड़ी रहती जब तक विनोद दौड़ धूप करके उनकी वापसी के लिए रुपए का मनी ऑर्डर नहीं भेज देता। पैसा पैसा अपने छोटे भाई बहनों से बचाती, अपने बच्चों को तसल्ली और तमीज़ सिखाती, गर्मी में पड़ी भूनती रहती। छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलता और टीचरें आपस में पूछती, तुम कहीं बाहर गई थी, तो सगर्व कहती, हाँ, मैं माँ के यहाँ गई थी, वहाँ से देवघर चली गई, बड़ी ठंडक में छुट्टी गुजारी। यही सब सोचते सोचते नींद उड़ गई, जैसे डाली से पंछी। पास पड़ी चारपाई में से एक पर उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। बांध ढीली होने के कारण दोनों ही बीचों बीच खिसक आए थे। उनकी इस कदर निश्चलता से कल्पना का मन अनायास घबरा गया। उसने अपनी चारपाई से सरक कर आगे बढ़कर दोनों को बारी बारी से चूम लिया। न जाने क्या होता जा रहा है, ना बच्चों की चंचलता बर्दाश्त होती है,
ना निश्चलता। मन तुरंत गड़बड़ा जाता है, जैसे आंधी में साइकिल। दोनों किस कदर दुबले, पीले, थके और बेचारे लग रहे हैं। वर्षों से उन्हें कोई टॉनिक नहीं दिया गया। 10 से 4 तक कल्पना के बाहर रहने के कारण बच्चों के खाने संबंधी आदतें भी बिगड़ गई है। भूख लगते ही वे टॉफी खा लेते हैं या आइसक्रीम या चूरन, और फिर खेल में लग जाते हैं। स्टाफ रूम में आई पत्रिकाओं में कल्पना अक्सर व्यंजन विधियां पढ़ती रहती है। कई बार वह तय करती है कि आज कुछ स्पेशल बनाएगी, पर आज तक उसमें से एक भी व्यंजन वह आजमा नहीं पाई। वे तरीके इतने पेचीदा होते हैं कि 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। ये महंगे व्यंजन तो उन घरों के चोचले हैं जहां औरतें पलंग पर पड़ी पड़ी बोर होती रहती है और छठे छमा से कभी रसोई में रुख करती है। वे औरतें अपना वजन घटाने के लिए क्लिनिक में जाती है और सुबह शाम गोलियां खाती है। 2 वक्त की दाल रोटी बनाने के बाद कल्पना तो इतनी थक जाती है कि हाड़ हाड़ दुखने लगता है। उस पर कॉपियाँ, रिजल्ट वर्क, फीस वसूली जैसे अतिरिक्त सरदर्द। कॉलेज के दिनों में उसकी सहेली नरिंदर कौर अक्सर उससे कहती थी, कल्पना, क्या छड़ी सी देह पाई है यार, चर्बी का कहीं नामो निशान नहीं। वह खुद बड़ी गुलाबी गोल मटोल थी, व्यापारी बाप की बेटी थी, असली घी के पराठे और लस्सी पर पली। तब कल्पना ने उससे कहा था, नरिंदर, क्या तूने कभी मजदूरिनों को मोटा देखा है? वे तो छड़ी ही पैदा होती है और छड़ी ही मर जाती है। विनोद ने करवट ली और गहरी नींद में सो गया। करवट के साथ साथ उसने बिस्तर की चादर भी ओढ़ ली। पुरानी आदत है। पूरे चांद की चांदनी आइसक्रीम की तरह विनोद के बालों पर पड़ रही थी। खुश्क स्याह बाल, रेशम से मुलायम। कल्पना ने विनोद से अक्सर कहा है, 2 ही चीज़ मुलायम है तुम्हारे पास, दिल और बाल, वरना सारा व्यक्तित्व फौलाद का। इसका उल्टा होता तो तुम्हारा काम चल जाता। विनोद ने एक बार पूछा। कल्पना का मन भीग गया। विनोद सच कितना अच्छा है, हसरत और हौसले से भरा। किस कदर उसकी परवाह करता है, ना कभी डांट डपट ना कभी शक। कल्पना थकी हो तो पाव रोटी खाकर सब्र कर लेता है, और ऊबी हो तो उसे और बच्चों को लेकर ढाबे में खाने चला जाता है। उसका जरा मूड बिगड़े तो वह बेचैन हो जाता है। यह उसका प्यार ही है जिसके सुरूर में कल्पना इस जाले लगे, रोगन मिटे, दिन दिन ढलते मकान में अक्सर रानी महारानी की तरह महसूस करती है। वरना और औरतों को देखो, मिसेस गुप्ता के चेहरे पर मनहूसियत बरसती है। जितना वेतन उतने का श्रृंगार का सामान खरीदती है, पर गर्दन उठाकर बात नहीं कर सकती। सारा शहर जानता है उनके पति मिसेस कश्यप के दत्तक पति बने हुए हैं। रात रात वहाँ पड़े रहते हैं। मिसेस मित्तल सारा दिन लड़कियों पर खींच खाती रहती है। उनके पति अपने वेतन में से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। अपनी अलमारी में ताला डालकर चाबी जनेऊ में बांधकर सोते हैं। मिसेस कर्णिक, मिसेस वर्मा, मिसेस ठाकुर, सबकी सब अपने पतियों से तंग है। दरअसल इन स्त्रियों के लिए इनका जीवन धन मात्र धन बनकर रह गया है, जबकि कल्पना के लिए वह जीवन है। ये कूड़मंगल औरतें नहीं जानती कि मात्र लेने से संबंध का निर्वाह नहीं होता, संबंधों को बहुत कुछ देना भी पड़ता है। फिलहाल उसे यह काली साड़ी उज्ज्वला को देनी थी। कल ही वह क्षण कितना विलक्षण होगा। हो सकता है उस समय आसमान में पुष्प वर्षा हो। खुशी के मारे उज्ज्वला की आंखों में से आंसू आ जाए। उज्ज्वला प्रायः ऐसी साड़ी नहीं पहनती, वह सफ़ेद पहनती है, यहाँ तक कि चप्पल भी। फिर भी वह इतनी शौक लगती है कि सारा शहर उस पर फिदा है, यहाँ तक कि उसका पति खुद। सुबह स्कूल जाते जाते कल्पना ने अपना नेक इरादा विनोद को बताया। विनोद की आंखें चमक गई। इतना अच्छा प्रस्ताव, नई बातें उसे हमेशा आह्लादित करती है। वह साड़ी तुम आज ही ले लो, देर करने से हाथ से ना निकल जाए। क्या, लड़की या साड़ी? कल्पना ने कहा, और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। बोनस के कुछ पैसे बच गए हैं। ऐसा करते हैं, आज दोपहर में तुम्हारे स्कूल आ जाता हूँ, वहीं से कला केंद्र चलकर साड़ी खरीद लेंगे, कम पड़े तो चेक दे देंगे। कल्पना का मन उमंग से इटला गया। खुश खुश होकर वह स्कूल के लिए चल दी। विनोद इसी प्रकार उसे बढ़ावा देता है, जिंदगी के धक्के मुक्कों से बचाता है। वह उसका
संकट मोचन है, उसका शॉक एब्जॉर्बर है। साड़ी आ जाएगी, डिबिया को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, वह वहीं पड़ी रहेगी, अलमारी में बंद। फिर विनोद को भी खास बोझ नहीं पड़ेगा। बोनस उसकी अतिरिक्त आय है, अतिरिक्त आय में से अतिरिक्त व्यय निकल आएगा, और इससे अच्छा क्या होगा। फिर जब चेक देकर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो कल्पना को ऐसे लगता ही नहीं कि पैसे खर्च हुए हैं। कल्पना ने अपनी सहेली का भाग्य सराहा, जिसका संपर्क इतने महान लोगों से हुआ है। साड़ी खरीदने में ज़्यादा देर नहीं लगी। शोकेस में से निकालकर रोशनी में साड़ी देखी गई। उसके रंग के पक्केपन की पुष्टि हो गई। दुकानदार ने दुकानदारी की तरह खुशामदी लहजे में कहा, बहन जी, ट्रायल रूम में जाकर ट्राई कीजिए, खूब खिलेगी आप पर। कल्पना ने साड़ी पूरी तरह नहीं पहनी थी, बस आंचल वहीं खड़े खड़े कंधे पर और सर पर ढक लिया था। देखो कैसी लग रही है। विनोद ने अत्यंत सराहने से उसकी ओर देखा। यह एक नई नज़र थी, उत्तेजित, उत्तेजक, मोहित, मोहक। कल्पना ने अचकचाकर आंचल हटाया और साड़ी दुकानदार को पैक करने को दे दी। जब वे साड़ी लेकर निकले, बाहर बेहद धूप थी। भूख, प्यास और थकान से तबीयत बेहाल हो रही थी। घर पहुंचकर खाना खाया, सुस्ती आ गई, सो गए। बच्चों के आगमन से व्यस्तता का एक और दौर शुरू हो गया। उसी सिलसिले में शाम की चाय बन गई। बीमे का तिमाही भुगतान सिर पर आ गया। उसका एजेंट आकर चेक ले गया। कल्पना के हिस्से की चाय भी पी गया। कल्पना का मन एकाएक झुंझलाहट से भर गया। ऊपर आकर उसने ट्रे मेज पर पटक दी और लेट गई बिस्तर पर। बिस्तर पर कला केंद्र का पैकेट रखा था। कल्पना ने कैश मेमो देखा। उसे लगा कपड़े बेवजह बहुत महंगे होते जा रहे हैं। कुछ साल पहले 50 रुपए में बढ़िया साड़ी आ जाती थी। अब 100 का नोट स्वाहा हुआ बिना कुछ नहीं होता। फिर इस साड़ी में तो 2 नोट निकल गए। दुकानदार फौरन चेक कैश करवाएगा। तभी विनोद ऊपर आया। वह गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नहाना चाहता था, पर पानी ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कल्पना उसके पीछे पीछे आंगन तक गई। कहो। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी यह साड़ी कुछ ज़्यादा ही महंगी है। तुम्हारी पसंद है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ किसी को बेवजह देना, मन को कुछ ठुकता नहीं। यह तो उस समय सोचना चाहिए था। तुमने पे किया है, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था क्या? तुम्हारा हुक्म मैं कैसे टालता। अच्छा, अपने बोनस से हमें क्या दिलाओगे? बोनस तो खत्म। सब सब। कल्पना का मूड उखड़ गया। इस बार बोनस का तो पता ही नहीं चला। कौन रोज रोज मिलता है? इसी के लिए तुम धरना देते हो, हड़ताल करते हो, साल भर मंसूबे बांधते हो। बोनस मिलेगा तो कूलर खरीदेंगे, बोनस मिलेगा तो गैस खरीद लेंगे, बोनस मिलेगा तो मेरी तो अभी बनियान भी नहीं आ पाई है और बोनस खत्म हो गया। मैं तो किसी से शिकायत नहीं करता। घर खर्च जोड़ा गया तो पता चला कि एक नहीं दो दो बोनस भी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। ऊपर से यह साड़ी। फिर यह साड़ी खरीदी नहीं चाहिए थी ना, कल्पना ने कहा। विनोद का पारा चढ़ गया। मैंने खरीदी है? और नहीं तो क्या, फट से चेक काट कर पकड़ा दिया। देखो कल्पना, मेरे साथ पैतरे ना बदला करो, मुझे सख्त चिढ़ है इनसे। मेरी तो हर बात से चिढ़ है आपको। मेरे आगे हर वक्त रोना ही रोना ले बैठते हो। दूसरों के साथ मिलकर ठहाके लगाते हो। चेक काट काट कर सामान खरीदा जाता है। कटौती तो बस मेरे लिए ही रह गई है। बेवकूफ़ों सी बातें मत करो कल्पना। तुम ही ने तो कहा था, इंसान अपना विवेक भी तो इस्तेमाल कर सकता है ना। क्या तुम्हारी भी इच्छा नहीं थी? मेरी ज़रा सा सुझाव दिया था तो तुमने लपक कर हाँ कर दिया। तुम्हारा ही मन था, तभी तो साड़ी खरीदने के लिए आ गए। यह बिल्कुल मनगढ़ंत तोहमत लगाई जा रही है मुझ पे। हाँ, मैं तो झूठी ही हूँ, मक्कार हूँ। निष्पाप तो बस एक आप ही हैं, जिसे भेंट देने के लिए आपने अपना अकाउंट साफ कर डाला। मुझसे अब इस विषय में बात ना करना, समझी? कहकर विनोद अपने क्रोध कक्ष में चला गया। कल्पना का मन भी तिक्त हो गया। दिमाग तमतमा रहा था। नहाने की बजाय वह भी क्रोध कक्ष में आ गई। घुसते ही उसने देखा विनोद बिस्तर पर लेटा पड़ा है और काली साड़ी देख रहा है। कल्पना को लगा वह साड़ी नहीं, सांप है।
विनोद को लगा यह साड़ी नहीं समझौता है। उसने उठाकर बड़े नाटकीय अंदाज से साड़ी कल्पना की गोद में रख दी। हम किसी सुंदरी के लिए साड़ी खरीद नहीं सकते, भले ही कोई विश्व सुंदरी हो। हम अपनी सुंदरी के लिए साड़ी लाए हैं। कल्पना ने झटके से साड़ी गोद से हटा दी। सच? उस क्षण तुम कितनी अच्छी लग रही थी जब तुमने दुकान में यह साड़ी अपने सर पर ली थी। मैं तभी सोच रहा था कि यह तुम्हारे लिए ही बनी है। पर मैं तो काली हूँ, कल्पना ने कहा। कौन कहता है? तुम्हारा रंग मुझे बहुत पसंद है, चाय और चॉकलेट के बीच का। ऐसा रंग पाने के लिए विदेशों में सुंदरियां घंटों सूर्य स्नान करती है। हटो। देखो, बोनस के पैसों में 20 रुपये अभी बाकी है। जल्दी से यह साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, आज खाना बाहर खाएंगे। और उज्ज्वला? उसके लिए साड़ी उसका पति खरीदेगा, यह उसका सौभाग्य होगा। कल्पना सौभाग्य शब्द पर ऐतराज करना चाहती थी, पर उसने अपने आप को रोक लिया। उसका एकमात्र प्रेमी और इकलौता पति उसकी ओर निसारे नज़रों से देख रहा था। कल्पना तैयार होने लगी। आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी काली साड़ी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।